चलिए हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी क्लास 9 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है निर्धनता एक चुनौती के रूप में। तो अवलोकन देखें इस चैप्टर के। तो इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौतियां भी है। उदाहरण द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है और भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धारिता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया भी गया है और निर्धनता के कारणों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई है। उसके बाद निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को भी मानव निर्धनता तक विस्तृत करके अध्याय का समापन भी किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस पुस्तक की इस अध्याय की परिचय के पहले देखें हैं परिचय क्या है। तो अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं और वे निर्धन हैं। वे लोगों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं। वे चीथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं और हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011 से 12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं और इसका यह भी अर्थ है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों की संकेंद्रण है और यह इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। निर्धनता के दो विशिष्ट मामलों हम देखेंगे। तो पहले शहरी निर्धनता देखें तो 33 वर्षीय राम शरण झारखंड में रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। अब जब कभी उसे रोजगार मिलते हैं तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेते हैं और यह 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है और जिससे उसकी पत्नी और 6 माह से और 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे भी शामिल है। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे और अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसे भेजने पड़ते हैं। उसी के भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए राम शरण और हजारीबाग में रह रहे उसी के भाई पर निर्भर है। उसके बाद राम शरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्ती में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। यह ईंटों और मिट्टी के खपरों से बनी एक काम चलाऊ झोपड़ी है और उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालीन नौकरियों पर काम करती है तथा 800 रुपये और कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेती है, पर यह उन सबके लिए भी पर्याप्त नहीं होते। उसका एक 12 बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करते हैं और 300 रुपये और कमा लेते हैं। वे उसकी 10 साल की बेटी छोटी बच्चों को देखभाल करती है और कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है उसमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े हैं। नए कपड़े भी खरीदे जाते हैं और उसके बाद जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं होते हैं तब खरीदे जाते हैं। उसके बाद जूते पहनना विलासिता है। छोटे बच्चे अल्प पोषित होते हैं और जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की भी कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उसके बाद दूसरी कहानी के हिसाब से देखेंगे ग्रामीण निर्धनता के बारे में। तो लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गाँव का रहने वाला है और उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वह बड़े किसानों के लिए छोटे मोटे काम करता है और काम में अनियमित होता है और आय भी वैसे ही होती है। कई बार उन्हें पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूं, दाल या थोड़ी सी सब्जियां ही मिल जाती हैं और 8 सदस्यों के परिवार हमेशा 2 वक्तों का भोजन भी नहीं जुटा पाता है। और लखा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है और परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में जलाने की लकड़ियां बीनने में ही उनकी समय गुजर जाता है। उसके पिता की
पिता की जो तपेदिक के मरीज थे और उसकी चिकित्सा के अभाव में 2 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उसका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। यद्यपि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है और लखा वहां भी नहीं गया और उसे 10 वर्ष की उम्र से भी कमाना शुरू कर दिया था। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में भी संभव हो पाते थे। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल के भी एक विलासिता है। उसके बाद निर्धनता के उपयुक्त मामले का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर हम विचार कर सकते हैं, जैसे कि भूमिहीनता हम देख सकते हैं, बेरोजगारी देख सकते हैं, परिवार का आकार के हिसाब से निरक्षरता, उसके बाद खराब स्वास्थ्य या कुपोषण के हिसाब से, बाल श्रम, असहाय के हिसाब से देख सकते हैं निर्धनता के। ऊपर के दोनों विशिष्ट उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी और श्रम का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। निर्धनता का अर्थ स्वस्थ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी होता है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता और अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती में से एक रही है। और महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। उसके बाद देखते हैं सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता के अर्थ के बारे में। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू है, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे हैं जो आय और उपभोग स्तर से संबंधित है, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण, रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी और स्वस्थ सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, उसके बाद सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विश्लेषण अब बहुत सामान्य होती जा रही है। जैसे हम देखते हैं सामाजिक अपवर्जन के बारे में, तो इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समानता से अपरिवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। और सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे यानी उनसे अधिक अच्छे जो रहते हैं दूसरे करते हैं, और जिनका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली भी है, जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों में अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह उससे भी अधिक कहीं अधिक क्षति पहुंचा देता है। और सुरक्षा के हिसाब से देखें तो निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे कि किसी पिछड़ी जाति के सदस्य हो गए या व्यक्ति हो, जैसे कि कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हो, उसके भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जाता है। और असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी हो गए, आतंकवाद आदि मामलों में इससे समूहों के सक्षम विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी हो, तो दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना के निरूपण ही असुरक्षा होती है।
उसके बाद निर्धनता रेखा के बारे में देखें। निर्धनता पर चर्चा करने के केंद्र में सामान्यतया निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक शौर्यमान्य सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित होती है। अगर किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाए तो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है और उसके मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न है। अंतःकाल एवं स्थान के अनुसार निर्धारण रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूते, ईंधन और प्रकाश, उसके बाद शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है और इन भौतिक मात्राओं को रुपये में उनकी कीमतों की गुणा कर दी जाती है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित होती है। खाद्य वस्तुएं जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है और भारत में स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 24 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, एक नगरीय क्षेत्रों में 21 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अंततः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है और अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011 से 2012 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 16 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया और कम कैलोरी की आवश्यकताओं के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई और कैलोरी शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है और इस प्रकार वर्ष 2011 से 12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा और यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है और इसी तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होती है और उसके बाद निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO द्वारा किया जाता है और तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक सामान्य मानक का प्रयोग करते हैं जैसे कि S1.9 है, 2011 में PPP है और उसके बाद प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। उसके बाद निर्धनता के अनुमान के हिसाब से देखें तालिका हमने 3.1 में यह स्पष्ट करता है कि भारत में निर्धनता का अनुपात वर्ष 1993 से 94 में लगभग 45% से वर्ष 2004 से 2005 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। 2011 से 2012 में निर्धनता रेखा के नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% आ गया है। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा में नीचे के लोगों की संख्या 20% से नीचे आ जाएगी। यद्यपि निर्धनता रेखा में नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के दशकों में जैसे 1973 से 93 में गिरा है और निर्धन लोगों की संख्या में वर्ष 2004 से 2005 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011 से 2012 में और जिसमें औसतन गिरावट 2.2% वर्ष 2014 से 2.2% वर्ष 2004 से 2005 से और 2011 से 2012 के बीच हुई है।
उसके बाद असुरक्षित समूह के बारे में देखें। निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत के सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जनजाति के परिवार है। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूरी परिवार है। उसके बाद निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। और यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है और अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 43 लोग उनकी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। और इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धारण रेखा के नीचे है। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 29% अनुसूचित जातियों की निर्धन है भी है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों वो का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना और उसकी दोहरी असुविधा की समस्या को गंभीरता को दिखाता है। और हाल के कुछ अध्ययनों में दर्शाया गया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजातीय परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूह अनुसूचित जाति ग्रामीण कृषक श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। और इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमान है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भ में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच में वंचित कर दिया जाता है। जैसे 3.1 में दिखाया गया है कि भारत में निर्धनता 2011 से 2012 में सर्वाधिक असुरक्षित समूह को भी दर्शाया गया है। जैसे कि अनुसूचित जनजाति को यहाँ 43% दिखाया गया। अनुसूचित जनजाति को 43%, अनुसूचित जाति को 29%। उसके बाद भारतीय निर्धनता अनुपात औसत 22 है। उसके बाद अनियत कृषि श्रमिक 34 है। अनियमित गैर कृषि श्रमिक शहरी वाले लोगों के लिए 34 है और अनियमित कृषि श्रमिक के लिए ग्रामीण वाला भी 34 ही है। उसके बाद एक कहानी के हिसाब से दिया गया है, जैसे कि शिवराम की कहानी एक है। तो शिवरामन की कहानी है। तो शिवरामन तमिलनाडु में करूल कस्बे के निकट एक छोटे से गांव में रहता है। करूल यहाँ तक करघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है और गांव में 100 परिवार रहते हैं। उसके बाद शिवरामन आर्यू थानथियार यानी मोची जाति का है और अब वह 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतीहर मजदूर के रूप में कार्य करता है। लेकिन उससे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने ही मिलते। अन्य समय में वह गांव में दूसरे छोटे मोटे काम करता है और उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है। लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी भी काम मिलते हैं और यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन काम करता है उससे 100 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ भी है और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता भी पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन भी है और उससे के अपने 4 बच्चे भी हैं जिनकी आयु 1 वर्ष से 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां और एक छोटा बेटा भी है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है और उसके बस में के बाहर भी है। फिर एक दिन उसकी शादी भी करनी होती है और इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता और उसकी माँ भी की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और वह मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिवरमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है और उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती है और उसके बाद शशिकला उसे एक बोझ समझती है। लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पाता है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंधन करना भी कठिन हो रहा है तो शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी कभी दूध खरीद लेता है।
अंतर्राज्यीय असमानताओं के बारे में देखें, भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम भी है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के आरंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में सुदीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों से अलग अलग है। वर्ष 2011 से 2012 में भारत में निर्धनता अनुपात 22% है और कुछ राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं ओडिशा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है, जैसे कि आरेख 3.2 दर्शाता है। और बिहार और ओडिशा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। और ओडिशा, मध्य प्रदेश और बिहार और उत्तर प्रदेश की ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। और केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिली है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें सुधार का कारण भी हो सकता है। उसके बाद वैश्विक निर्धनता परिदृश्य के बारे में देखें। विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता यानी विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन SI 1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना, उसमें रहने वाले लोगों का अनुपात 2090 में 90 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। और यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी पाई जाती है। और तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी भी आई है। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 के 88.3% से घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2019 में 0.9% रह गई। दक्षिण एशिया के देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनता की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है। और 2005 में 34%, 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.2% हो गई है। निर्धनों की प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धनों की संख्या में कमी आई है, जो 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई है। विभिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। उसके बाद सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2008 में 40.2% हो गई है। और उसके बाद लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। और यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2018 में 4% हो गई थी। और रूस जैसे पूर्वी समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है। और जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। और तालिका 2.3 में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा भी दर्शाया गया है। और इसकी परिभाषा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का ही प्रस्ताव रखा गया है। और जैसे दिखाया गया है कि यहाँ पर तालिका में देश में कितनी प्रतिशत निर्धनता है, जैसे मैंने कितनी कम पाने वाली संख्या है। जैसे कि नाइजीरिया, विश्व बैंक के आंकड़े के हिसाब से नाइजीरिया में 39.1 है 2018 के हिसाब से निर्धनता। उसके बाद बांग्लादेश में 14.3 2016 के हिसाब से, भारत में 22.5 2011 के हिसाब से, पाकिस्तान में 4.4 2018 के हिसाब से। और ये क्या है, निर्धनता हेड काउंटर अनुपात कुछ चुनिंदे देशों के बीच तुलना किया गया है। अच्छा, उसके बाद ब्राजील में है 4.6% 2019 में। और इंडोनेशिया में है 2.7 2019 में। श्रीलंका में 0.9 2016 के हिसाब से है। फिर यहाँ भी ऐसे भी आरेख बना कर दर्शाया गया है।
उसके बाद निर्धनता के कारण देखें, भारत में व्यापक निर्धनता का अनेक कारण है। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प कार्यों को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि कर दी गई और इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में भी वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक और विक्रेता, ग्राहक, उसके बाद गृह निर्माण श्रमिक हुए, उसके बाद घरेलू नौकरी आदि के रूप में कार्य करने लगे। उसके बाद अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे और वे शहरों से बाहर झुग्गियों में रहने लगे। और निर्धनता की समस्या जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्रों के भी एक विशेषता बन गई थी। और उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है और अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। और चूंकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धारण का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित क्रियान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार करना था और अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। उसके बाद अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसे खर्च करते हैं। छोटे किसानों के बीज, उर्वरक और कीटनाशकों जैसी कृषि आगतों के खरीदने के लिए राशि धन की जरूरत होती है। चूंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बजट कर पाते हैं और वे इनके लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अतः अत्यधिक ग्रस्तता निर्धारण का कारण और परिणाम दोनों होते हैं। उसके बाद निर्धनता निरोधी उपाय के बारे में देखें तो निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। भारत की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों है। जैसे पहला है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर है। उसके बाद 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुए 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं हुई। 1950 के दशक के आरंभ में अधिकाधिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% और औसत से बढ़कर 1980 और 1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। उसके बाद विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह स्पष्ट होता है जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गांव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम की स्पष्ट आवश्यकता है। यद्यपि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको प्रत्यक्ष या
परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है। उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 में हुआ था, जिसे हम मनरेगा भी कहते हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर गांव के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, और इसका उद्देश्य सतत विकास में है मदद करना, ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है, और इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% एवं 53% है। औसतन रोजगार वर्ष 2006 से 2007 में 65 रुपये से बढ़कर 132 रुपये वर्ष 2013 से 2014 में कर दिया गया। और हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई, और इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर में की सीमा परिसर जैसे 281 रुपया प्रतिदिन यानी हरियाणा के श्रमिकों के लिए, और 168 रुपये प्रतिदिन बिहार और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय कर दी गई। केंद्र सरकार 2018 के हिसाब से केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी, और इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। कार्यक्रम में के अंतर्गत अगर आवेदन को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। और एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम है, जिसमें 2004 में देश के सबसे पिछले 150 जिलों में लागू किया गया था, और यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है, और जो कुशल शारीरिक काम करने में इच्छुक है। इसका क्रियान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया, और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और एक बार NIEGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज यानी NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है, जिसे 1993 में आरंभ किया गया, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। उन्हें लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उनकी सहायता भी दी जानी है। उसके बाद ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायिका के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा में से ऊपर लाना है। और प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना जो वर्ष 2000 में आरंभ हुआ था, उसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय और ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल्य सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। और एक और महत्वपूर्ण योजना अनंत्योदय अन्य योजना है, और जिससे के बारे में आप अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। और इससे कार्यक्रम के मिलते जुलते परिणाम हुए हैं, और इससे उनके कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण उचित क्रियान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने में कमी है। और इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र निर्धनों की पूर्ति तरह नहीं मिल पाती है, और इसलिए हाल ही के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित पर्यवेक्षण पर अधिक बल दिया गया है। उसके बाद भावी चुनौतियों के बारे में देखें। भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की
एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों जैसे और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता भी है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित भी है। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर और जनसंख्या विकास में गिरावट, उसके बाद महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से एक कमजोर वर्गों के बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेंगे। और लोगों के लिए निर्धनता की अधिकाधिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के लिए उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। उनके अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया है और निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तय कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हो, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है, क्या घर है, और या स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा है उनके पास, या रोजगार की सुरक्षा है, या आत्मविश्वास है उनके पास? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं, या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है या खत्म हो चुकी है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदलती है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम अवसर आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षित उपलब्ध कराना, लैंगिक समता और तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे, और ये और भी बड़े काम होंगे। उसके बाद सारांश में देखें तो आपने इस पुस्तक में देखा कि निर्धनता के अनेक आयाम भी है। सामान्यतः इसे निर्धनता रेखा की अवधारणा के द्वारा मापा जाता है, और इस अवधारणा के द्वारा हमने निर्धनता में मुख्य वैश्विक तथा राष्ट्रीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया है। परंतु हाल के वर्षों में निर्धनता का विश्लेषण सामाजिक अपवर्जन जैसी अनेक नई अवधारणाओं के द्वारा समृद्धि हो रहा है, और इसी प्रकार चुनौतियां भी बढ़ी जा रही है, क्योंकि विद्वान लोग इस अवधारणा का मानव निर्धनता से में विस्तार कर रहे हैं।